आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का भूगोल अध्याय 4 जलवायु के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो प्रश्न है, देखिए पहला, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? पहला ऑप्शन देखिए, क सिलचर, ख चेरापूंजी, ग मासिनराम, घ गुवाहाटी। तो इसका उत्तर होगा मासिनराम। मासिनराम के बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, मासिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। यह राज्य राजधानी शिलोंग से लगभग 60 किलोमीटर दूर में है। यह भारत तथा विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। देखिए, आप लोग को हम यहाँ पर ये भारत के नक्शा में दिखाते हैं। मेघालय, ये देखिए रेड कलर का आपको दिखाई देगा, मेघालय इस जगह पे, ठीक है, मेघालय। ये इस तरह से बस्ती में हम देखिए देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और लोग बांस के छतरी बना के भी लोग अपना काम करते हैं। इस तरह से वहाँ का ये पहाड़ी क्षेत्र, इस तरह का आप वहाँ पर सुंदर नज़ारा देख सकते हैं। देखने लायक बहुत कुछ है वहाँ पर। एक शिवलिंग भी है, इस तरह का शिवलिंग आप देख सकते हैं। पहाड़ों को खोद कर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर नज़ारा लगता है इस तरह से। देखिए, एकदम गुफा के अंदर। कुछ साल पहले चेरापूंजी सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हुआ करता था, वो भी मेघालय राज्य में ही है, जो कि अब दूसरे स्थान पे आ गया है वो, और पहले स्थान पे ये मासिनराम आ गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, क काल बैसाखी, ख व्यापारिक पवनें, ग लू, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा लू। देखिए, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो ये इसका आपका आंसर हो गया लू। और लू इसको भारत में ही कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग देशों में जो गर्म हवा बहती है उसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं। उसको हम अगले पार्ट में कभी आप लोग को अच्छा से बता देंगे, ठीक है। गर्म हवा चलती है और लोग कई बार उनके नाक से खून निकलने लग जाता है, तो लोग बेहोश भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब समस्या गर्मी के दिनों में होती है, मई जून में। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखिए उत्तर, देखिए ऑप्शन में, क चक्रवातीय अवदाब, ख पश्चिमी विक्षोभ, ग मानसून की आपसी, घ दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका उत्तर होगा, देखिए, ग नंबर, मानसून की आपसी, ठीक है। ये आपका मानसून की लौटने का मानचित्र है। देखिए, मानसून लौटने का जो अभी वर्तमान जो तिथि है लगभग 17 सितंबर के आसपास है, और ये पहले 2 साल पहले यानी कि 2019 तक ये 1 सितंबर तक लगभग में था। ये बदलता रहता है। अगला प्रश्न देखिए,
भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? पहला ऑप्शन क मई के प्रारंभ में, ख जून के प्रारंभ में, ग जुलाई के प्रारंभ में, घ अगस्त के प्रारंभ में। तो इसका उत्तर होगा जून के प्रारंभ में। ठीक है, देखिए ये मानसून का आगमन कैसे होता है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, है ना, भारत में हम लोग जैसे देखते हैं मार्च महीना के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है। तो क्या है कि यहाँ अप्रैल मई तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, और गर्म होने से क्या होता है कि वायुदाब कम हो जाता है, मतलब हवा हल्की हो जाती है। तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठने लगती है और उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा आती है। तो ठंडी हवा उस वक्त आएगी कहाँ से? ये समुंदर से। देखिए आपका अरब सागर हो गया, हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी, यहाँ से ये उठती है और ऊपर की ओर जाती है। और ऊपर यहाँ पे क्या है? हिमालय पर्वत है। ठीक है, और हिमालय पर्वत से ये टकरा के यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों के आसपास बारिश करवा देती है। यानी कि आपका यहाँ पर मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, यहाँ से तुरंत देखिए बंगाल की खाड़ी से ये मानसून उठ रहा है और तुरंत जाके ये पर्वत से टकरा गई और बारिश हो जाता है। फिर क्या होता है कि आपसी में भी ये यहाँ से टकरा के जब आपस इधर जाती है, जैसे हम लोग किसी गेंद को किसी दीवार में फेंकेंगे तो क्या होता है कि वो रिटर्न आता है। जिस रफ्तार से हम लोग उसको फेंकते हैं उस रफ्तार से नहीं आता है, वो उसका रफ्तार कम हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि लौटता हुआ मानसून में बारिश कम होता है। देखिए हवा चलने का भी जो सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ का गर्म जलवायु। जहाँ हवा गर्म हो जाएगी वहाँ पे हवा खूब ज़ोरों से चलेगी। ठीक है, इसलिए ठंडे के दिन में उतना ज़्यादा हवा आप लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन गर्मी के दिन आते ही खूब ज़ोर ज़ोर से हवा भी चलने लगता है। उसका कारण यही है कि वो गर्म हवा ऊपर आसमान में चली जाती है और उस जगह को भरने के लिए ठंडी हवा आती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? तो पहला ऑप्शन क गर्म दिन एवं गर्म रातें, ख गर्म दिन एवं ठंडी रातें, ग ठंडा दिन एवं ठंडी रातें, घ ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो इसका आंसर होगा, देखिए, ख गर्म दिन एवं ठंडी रातें। देखिए ऐसा क्यों होता है? शीत ऋतु में देखिए क्या होता है कि धूप बहुत कम पड़ता है, दिन छोटा होता है और सूर्य का जो किरण वो तिरछा पड़ता है। ठीक है, इसलिए दिन में थोड़ा सा गर्मी तो होता है लेकिन रात को ठंडा हो जाता है। और गर्मी के दिन में धूप भी बहुत सीधा पड़ता है और ज़्यादा समय तक पड़ता है, धूप मिलता है हम लोग को पृथ्वी में, हम लोग के यहाँ पर, तो रात को भी गर्मी लगता है। लेकिन शीत ऋतु में दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? कारक कहने का मतलब होता है कारण। ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं? देखिए जलवायु किसको बोलते हैं? मौसम। एक गाना है ना, मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, यानी कि जो तुरंत तुरंत बदलता है। तुरंत अभी गर्मी दे रहा था, बारिश हो गया, फिर हवा चलने लगा, ये मौसम हो गया। लेकिन जलवायु क्या होता है कि एक लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक इसको एवरेज मापा जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है या ठंडा पड़ रहा है या बारिश होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जलवायु निकाला जाता है। तो
ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि कारण कौन कौन से हैं देखिए। उत्तर में भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार, समुद्र से दूरी, उत्तर पर्वतीय श्रेणियां, स्थलाकृति, मानसून पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण, ये सभी कारक हैं। इसको भी थोड़ा अगर समझ लीजिए। यहाँ स्थिति एवं अक्षांशीय विस्तार में क्या है देखिए कि इस मानचित्र को देख के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बीच में क्या है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ हवाएं भी बहुत तेज़ी से चलती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पीला पीला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भारत है। इसके नीचे में आप जानते हैं कि श्रीलंका है। श्रीलंका में भारत की तुलना में ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के करीब है, ठीक है। तो ऊपर की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे ध्रुवों की मतलब उत्तर या दक्षिण में नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा कि ठंडा लगेगा, यानी कि ध्रुव में सूरज का रोशनी कम पड़ता है, ठीक है। लेकिन भारत जो है पूरा किनारे भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए, भारत का उत्तरी क्षेत्र ऊपर की ओर जो है हिमालय पर्वत अब हम लोग को पता है कि बहुत ही ऊंचा है, ठीक है, 8,848 मीटर। तो वहाँ ये क्या है, ये बर्फ का पर्वत है, इसलिए वो क्षेत्र भी हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है। यानी कि माने भारत की स्थिति और यहाँ का अक्षांशीय विस्तार जलवायु को प्रभावित करने में काफ़ी बड़ा योगदान रखता है। और अगला जैसे है आपका समुद्र से दूरी, तो समुद्र भी देखिए, ये भारत का निचला हिस्सा जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पश्चिम में ये अरब सागर, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इससे भी यहाँ की जलवायु प्रभावित होती है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब जमीन गर्म हो जाता है तो समुंदर से वहाँ ठंडी हवा आती है, और जब जमीन ठंडा हो जाता है तो समुंदर का जो गर्म होता है, पानी गर्म हो चुका होता है दिन भर का सूर्य के तापमान से, तो वहाँ से गर्म हवा पृथ्वी की ओर आती है, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे स्थल समीर और समुद्री समीर के बारे में, ठीक है। और उत्तर में ये पर्वत श्रेणियाँ जो आप देख रहे हैं रेड लाइन में जो है, तो यहाँ पे ये पूरा ही पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, पहाड़ वाला इलाका है। इससे भी वहाँ की जलवायु में बहुत फर्क पड़ता है। जहाँ अभी देखिएगा पर्वत होगा, जंगल होगा, तो क्या होता है कि वहाँ पर बारिश खूब होती है, बारिश होगा तो वहाँ का मौसम भी थोड़ा ठंडा होगा। और स्थलाकृति में भी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पहाड़ पर्वत, ठीक है, पूरे नदी, कहीं पठारी तो कहीं रेगिस्तानी इलाका है तो कोई पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इसका भी जलवायु पर असर पड़ता है। और अगला मानसूनी पवन है, जैसे कि हम लोग के यहाँ पर अब मार्च से ही गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाने की वजह से समुंदर से उस गर्म हो जाने पे वहाँ पे क्या होता है, निम्न वायुदाब हो जाता है, और वायु जो है हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। यानी कि उच्च दाब कहाँ होगा, जहाँ पे हवा ठंडा होगा, ठीक है, और निम्न दाब जहाँ का हवा गर्म होगा, यानी कि जिस जगह पे ज़्यादा धूप पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से ये हवाएं चलने लगती हैं। और साथ में जो बादल होता है, ठीक है, वाष्प बन के जो यहाँ से पानी गया है ऊपर संघनित होके पानी बन जाता है, ठीक है, पानी का बादल, और वो बारिश करा देता है। ऊपरी वायु परिसंचरण भी वही चीज़ है, ठीक है। जब हवाएं चलती हैं तो वायु के से बादल आपस में टकराती है और बारिश होती है, ठीक है। तो इस पर भी
जलवायु का प्रभाव दिखता है। तो ये सभी थे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 2 नंबर है, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों है? तो उत्तर देखिए, भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु इसलिए है क्योंकि भारत में मानसूनी जलवायु में परिवर्तन के साथ पवनों की दिशा उलट जाती है। ये पवन की दिशा क्यों उलट जाती है? क्योंकि वो हिमालय पर्वत से टकरा जाती है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग गेंद फेंकते हैं दीवार में, तो वापस वो दूसरे तरफ या आपकी तरफ ही आ जाती है, ठीक है। जिस एंगल से फेंकेंगे उस एंगल को पकड़ के वो दूसरे साइड में चली जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से ये आपस पलट जाती है दूसरे, ठीक है, उल्टा हो जाती है। आगे देखिए, अधिकतर अधिकतर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। भारत में इसी प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, अर्थात भारत की जलवायु पूर्ण रूप से मानसून से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है एवं क्यों? उत्तर देखिए, भारत के थार मरुस्थल में दैनिक तापमान अधिक होता है क्योंकि यहाँ जल की मात्रा बहुत कम होती है। रेतीली मिट्टी नमी व ताप को ग्रहण नहीं कर सकती। वायुमंडल में भी जलवाष्प की कमी होती है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। थार मरुस्थल जो महान भारतीय मरुस्थल भी कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में विस्तारित एक शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है, ठीक है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच का क्षेत्र। इसमें आपका राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, भारत का कुछ राज्य हिस्सा आता है, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पे पंजाब ऊपर आपको दिख रहा है, राजस्थान, गुजरात, तो और आगे आपका सिंध, ठीक है, हरियाणा, इस समय कुछ क्षेत्र है जो थार मरुस्थल का ये में आता है, यानी कि वहाँ बालू ही बालू होता है, ठीक है। और बालू का टिब्बा भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये बालू का ढेर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये रेतीली मिट्टी नमी और ताप को ग्रहण नहीं कर सकती है। ये अगर दिन के समय में देखिएगा, जो बालू होगा पूरा गर्म हो जाएगा और रात होते ही ठंडा हो जाता है, ठीक है। और वायुमंडल में भी जलवाष्प की कमी हो जाती है। देखते हैं अब अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो उत्तर देखिए, दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। देखिए, ये भारत में मालाबार तट कहाँ पे है? केरल में। देखिए, केरल सबसे नीचे आपको दिखाई देगा भारत का नक्शा में, देखिए, ठीक है, एकदम नीचे ये केरला, ये केरला राज्य में स्थित है, ठीक है। अरब सागर के बीच भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर एक संकीर्ण माने पतला सा तटवर्तीय क्षेत्र है यहाँ पे। इस तरह से आप भारत के मानचित्र पे मालाबार तट को ये
गेरुआ केसरिया रंग में आप देख सकते हैं। ये मालावर तट है, ठीक है, इस तरह से मालावर तट। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। जेट धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? उत्तर देखिए, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभमंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं जेट धाराएं कहलाती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। गर्मी में कम और ठंडा में बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी प्रवाह को लाने में मदद करती हैं। जेट धाराएं धरती पर एक आवरण के रूप में कार्य करती हैं जो निचले वातावरण के मौसम को प्रभावित करती हैं, ठीक है। ये ठंडी हवाएं होती हैं जो बहुत ही तेज़ी से चलती है, ठीक है। इस मानचित्र में देखिए जेट स्ट्रीम को। ये जनवरी महीने में जो जेट स्ट्रीम गुजरती है, देखिए इस तरह से, ठीक है, एकदम लंबा सा जो दिख रहा है, ये हो गया जेट स्ट्रीम, ठीक है। तिब्बत का पठार नीचे से ये गुजर रहे, देखिए ये जो एक तरह से सांप जैसी भी दिखाई दे रही है, तो ये होगी जेट स्ट्रीम जो बहुत तेज़ हवा होती है, ठीक है। और नीचे आपका ये ऑस्ट्रेलिया से भी गुजर रही है ना। ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर ही चलती हैं। तो ये हो गया आपका जनवरी महीने का। और उसके बाद हो गया ये देखिए जून महीने में इस तरह से ये थोड़ा सा परिवर्तन आती है, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और ये जेट स्ट्रीम जो है धरातल से ऊपर यानी कि 6 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही ये चलती हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये पता नहीं भी चलती है, हम लोग को लगता है कि बादल बहुत तेज़ी से उड़ रहा है, इस तरह का हम लोग को महसूस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान मानसून पवन की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून में विराम मानसून की एक प्रकृति है। वर्षा में विराम, इसमें अर्ध एवं आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। आर्द्र यानी कि जिसमें नमी होता है और शुष्क यानी कि सूखा, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। किताब में ये नंबरिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको हम सुधार के कर दिए हैं, देख लीजिए। 7 नंबर, मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? उत्तर देखिए, मानसून वर्षा कृषि क्रियाकलापों के लिए पानी उपलब्ध कराती है। वायु प्रवाह में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन एवं इससे जुड़ी मौसम संबंधी परिस्थितियां ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र उपलब्ध कराती हैं जो पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। इसलिए मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। देखिए, भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे
60 से 70% जनता आज भी खेती का काम करती है, और हमारी जो खेती है कृषि, वो मानसून पर ही निर्भर करती है, यानी कि बारिश होगा तो ही हम लोग का खेती हो पाता है। ठीक है, इसलिए ये हम सबको एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर। उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है? उत्तर देखिए, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है क्योंकि आर्द्रता यानी कि नमी से युक्त बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के नीचे जो समुंदर है, शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है और वहाँ पर स्थित, ठीक है, देखिए बांग्लादेश के ऊपर हम लोग का जो मासिन डाम मेघालय आपको दिखा चुके हैं, ठीक है, वहाँ पे हिमालय का जो पर्वत श्रेणी है वहाँ से टकरा जाती है और देखिए ऊंचे हिमालय की पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करती हैं, जिसके कारण मानसून पौने पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती हैं तथा उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इसको आप मानचित्र में देख लीजिए थोड़ा। इस मानचित्र को देखिए, यहाँ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंगाल की खाड़ी होगी, यहाँ से मानसूनी हवा उठती है और यहाँ आपका आसाम मेघालय, ये जो हो गया मेघालय, इस जगह पे पर्वतों से टकराती है और खूब बारिश होती है इस जगह पे, और ये जो है इस तरह से घूम के इधर चली जाती है। ये हो गया गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। देखिए ये हो गया आपका, रुकिए, इस मानचित्र में आप देखिए उत्तरी मैदान आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तरी मैदान गंगा का, ठीक है, जो कि काफ़ी उपजाऊ भी है। तो इधर ये बारिश मुड़ जाती है और पश्चिम में, यानी कि देखिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम, इधर आते आते ये फिर से क्या होता है कि यहाँ पर बारिश कम होने लगता है, ठीक है। यानी कि किसी भी गेंद को फेंकेंगे इधर तो क्या होगा, ये रफ्तार से इधर जाएगी, यहाँ टकराएगी और धीरे धीरे इधर इसका गति कम होगा। तो उसी तरह से इसका रफ्तार भी पानी का कम होता जाता है इधर उत्तरी, ये उत्तर हो गया आपका पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है। समझ में आ गया कि वर्षा यहाँ पर इधर कम क्यों होता है, क्योंकि इधर आते आते बारिश कम हो जाती है, कि उसकी मात्रा जो बादल में जो पानी होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। जो ज़्यादा पानी होता है वो इधर ही पहाड़ी क्षेत्रों में गिर जाता है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर है, कारण बताएं। पहला प्रश्न इसमें, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? उत्तर देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन का मुख्य कारण है स्थल तथा जल भाग पर विपरीत वायुदाब क्षेत्र का उत्पन्न होना। यह वायुदाब के तापमान के कारण होता है। इसमें आप लोग पहले भारतीय उपमहाद्वीप को जानिए। भारतीय उपमहाद्वीप कहने का मतलब है उसके आसपास का जो देश है, ठीक है। इसमें कोई 5 देश को लेता है तो कोई 6, 7 या 9 देश को भी गिनता है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि आप भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, म्यांमार, इसको ले सकते हैं, ठीक है। और
भारत को उपमहाद्वीप कहने के पीछे कारण ये भी है कि ये अन्य देशों से अलग है, ठीक है। और मौसमी परिवर्तन का मुख्य कारण में स्थल तथा जलभाग का पर विपरीत वायुदाब। वायुदाब क्या चीज़ है, इसको जानिए। वायुदाब वायु का दबाव, ठीक है। वायुदाब सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पे ठंडी हवा होगी, यानी कि ठंड जहाँ पर होगा। और जिस जगह पे गर्मी होगा वहाँ पे निम्न वायुदाब होगा, यानी कि हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठ जाती है, ठीक है। और जब हवा ऊपर की ओर चली जाती है, गर्म हवा, तो उस जगह को भरने के लिए दूसरी ठंडी हवा आती है और हवाएं चलती हैं, ठीक है। और चक्रवात, तूफान, ये सब आने के कारण यही होता है। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। उत्तर देखिए, भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है क्योंकि मानसून अनिश्चित है। मानसून का समय जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक होता है। भारतीय भौतिक स्वरूप के अलग होने के कारण वर्षा सभी क्षेत्रों में असमान रूप से होती है। देखिए, भारतीय भौतिक स्वरूप में क्या है कि ये समतल क्षेत्र नहीं है, जगह जगह पे बड़े बड़े पहाड़, पर्वत, जंगल दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम लोग के यहाँ पर जो वर्षा का वितरण होता है, मतलब पानी, वो कहीं ज़्यादा तो कहीं कम होता है, जिसके चलते हम लोग कहीं जैसे मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश, तो वहीं पर आपका भारत का पश्चिमी क्षेत्र में आ जाते हैं तो आपको रेगिस्तान नज़र आता है, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अगला प्रश्न देखिए, इसका 3 नंबर। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। देखिए, उत्तर, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि सर्दियों के समय देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम होता है। शुष्क यानी कि जाड़े का मौसम होता है। तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त करता है क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की तरफ बहती हैं। मानचित्र में देखिए, तमिलनाडु को सबसे नीचे आपको दिखाई देगा, ये लाल रंग में, ठीक है। ये तमिलनाडु हो गया। यहाँ पे शीत ऋतु में बारिश होती है। ये देखिए, आपको ये दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने का जो स्थिति होता है उस टाइम ये देखिए आपको दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर। पूर्वी तट के डेल्टा वाला क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। देखिए, पूर्वी तट के डेल्टा वाला क्षेत्र में क्या है, आपका सुंदरवन का डेल्टा। उत्तर देखिए, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं क्योंकि उत्तरी पश्चिमी भारत में ऊपर बना कम दाब का क्षेत्र नवंबर की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र, एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। और कम दाब कहने का मतलब वहाँ पे हवा गर्म हो चुकी होती है, ठीक है, तभी वहाँ पे कम दाब होगा, निम्न दाब जिसको बोलेंगे। यह
स्थानांतरण चक्रवाती दबाव से जुड़ा होता है। यह चक्रवात भारत पूर्वी तट से गुजरने पर भारी वर्षा प्रदान करता है। जैसे कि अभी हम लोग यास तूफान को देखें, ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी से ही उत्पन्न हुआ था। ठीक है, चक्रवात में क्या होता है कि चारों तरफ से बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, और समुंदर में जो चक्रवात उठता है तो बहुत तेज हवा चलती है, और स्थल में अगर यदि होता है तो ये थोड़ा कम भी होता है, लेकिन ये काफ़ी रफ्तार वाली हवाएं होती है, जिसके कारण बारिश भी खूब जोरों से होती है। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर। राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है। उत्तर देखिए, राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि मानसूनी पवनें जब इन क्षेत्रों में पहुंचती है तो इनकी आर्द्रता समाप्त हो चुकी होती है। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र पवन विमुख ढाल पर स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, अतः ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है। इसको मानचित्र में देख लीजिए, ये जो वृष्टि होती है इस क्षेत्र में खूब बारिश होती है, और जब ये लौटती है इस क्षेत्र में यानी कि भारत के पश्चिम में, तो यहाँ पे बारिश कम होती है। आपका मरुस्थल जो है इस इन्हीं क्षेत्रों में होता है। 3-4 राज्य जो हैं मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा का कुछ क्षेत्र में बारिश कम होता है, सूखा क्षेत्र है, यहाँ बालू ही बालू पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएं। उत्तर देखिए, भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता इस प्रकार है। गर्मियों के समय राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस, सर्दी में रात के समय जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान 45 डिग्री हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम यह 20 डिग्री हो जाता है। प्रश्न को फिर से एक बार समझ लीजिए। भारत की जलवायु अवस्थाओं के क्षेत्रीय भिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएं बोला है। तो इसमें देखिए, जलवायु अवस्थाओं कहने का मतलब भारत की जो आकार और स्थिति है, यहाँ का मतलब स्थल सीमा, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के उत्तर में हिमालय क्षेत्र में अगर यदि हम आते हैं तो वहाँ पे हम लोग को खूब ठंडा महसूस होता है, बारिश भी खूब होती है, और उस इलाके में खेती भी अच्छा होती है। ठीक है, और वहीं पर अगर यदि दक्षिण की ओर जाते हैं तो हम लोग को गर्मी ज़्यादा पड़ने लगता है, और इसी तरह से कहीं जंगल तो कहीं मैदान, पठारी इलाका देखने को मिलता है, जिससे जलवायु में काफ़ी भिन्नता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर। मानसून
अभिक्रिया की व्याख्या करें। उत्तर देखिए, स्थल और जल के गर्म और ठंडी होने के अंतर के कारण भारत में स्थल भाग पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके विपरीत इसके आसपास के समुद्र के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर खिसक जाती है। इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए, स्थल और जल के गर्म और ठंडी होने के अंतर के कारण, देखिए स्थल यानी कि हम लोग का जो ज़मीन है, और जल यानी कि समुंदर, नदी या तालाब का जो पानी होगा, ठीक है, का गर्म और ठंडा होने के कारण देखिए भारत में स्थल भाग पर निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए, स्थल भाग पे निम्न दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है, कहने का मतलब स्थल में देखिए दिन भर धूप पड़ने से वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ज़मीन, तो हवा गर्म हो जाने के कारण ऊपर की ओर उठ जाती है और वो निम्न दाब वाला क्षेत्र हो जाता है, निम्न वायुदाब हो गया, ठीक है। और जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ पानी जो है वो दिन भर में उतना गर्म नहीं होता जितना स्थल जमीन गर्म होता है, ठीक है। यानी कि समुद्र के ऊपर उच्च वायुदाब होता है, क्योंकि वहाँ पर स्थल की तुलना में जो हवा होगा वो थोड़ा ठंडा होगा, इसलिए उच्च वायुदाब होता है। और ग्रीष्म ऋतु के दौरान उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदानों की ओर, या देखिए खिसक जाती है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताएं। उत्तर देखिए, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला देखिए, दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, ठीक है। दिन भर धूप मिलता है और रात को ठंडा हो जाता है, क्योंकि धूप दिन में कम पड़ती है, तिरछी पड़ती है, और ज़्यादा देर तक धूप नहीं रहता है, यानी कि छोटा दिन होता है। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। उत्तर की ओर यानी कि हिमालय का जो क्षेत्र है, ऊपर की ओर जाएंगे हम लोग तो तापमान कम होते जाएगा, यानी कि गर्मी का दिन में भी अगर यदि हम लोग कश्मीर या फिर आपका दार्जिलिंग इस सब में कहीं भी जाते हैं तो हम लोग को स्वेटर पहनना पड़ेगा, ठंड होती है काफ़ी। आगे देखिए, भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रभावित होती हैं, इसके कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, ठीक है। अभी हम लोग देखे थे मैप में सबसे नीचे तमिलनाडु है। तमिलनाडु का जो सीमा है अंतिम, वहाँ से आपका कन्याकुमारी आता है, कन्याकुमारी से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर श्रीलंका होता है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताएं। उत्तर देखिए, भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं देखिए क्या है। बादलहीन आकाश, मतलब हम लोग को काला बादल नहीं दिखाई पड़ता है। बढ़िया मौसम, साफ सुथरा, मतलब अच्छा मौसम लगता है, सुहाना।
साफ मौसम होता है। आर्द्रता की कमी यानी कि नमी कम होता है, हम लोग को जो वेपर वाष्प जो होता है वो कम नहीं के बराबर नज़र ही नहीं आता है। और हल्की उत्तरी हवाएं इस अवधि में भारत के मौसम की विशेषताएं होती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो वर्षा होती है वह परिणाम में तो न्यून यानी कि बहुत कम, परंतु सर्दी की फसलों के लिए बहुत लाभकारी होती है। भारत में गिरने वाली अधिकांश वर्षा मानसून काल में ही गिरती है। ठीक है, मानसून का जो समय है हम लोग का जून महीना से आपका इधर सितंबर तक, इसमें ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और हम लोग का खेती भी इसी टाइम सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि धान का जो हम लोग का खेती है इसी मानसूनी बारिश पर ही निर्भर करती है। अब आगे है मानचित्र कौशल। देखिए इसमें भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाएं। पहला प्रश्न है इसमें, देखिए 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, इसको आपको मानचित्र में दिखाना है। आप लोग ये मानचित्र बनाना है। देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मालावर तट, यहाँ पे इस ये जो है, तो इसमें 400 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। इसको आप लोग को बना लेना है। अगला प्रश्न 2 नंबर है 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि ये हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इसको आप लोग को दिखाना है। देखिए मैप में आप लोग दोनों को एक ही में बना सकते हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाला हो गया जो काला काला दिखा रहा है, ये 400 सेंटीमीटर से ऊपर, और यहाँ पे देखिए जो बूंदा बूंदा है, ठीक है, ये आपका 20 सेंटीमीटर से कम बारिश को दिखा रहा है। राजस्थान का ये क्षेत्र को आप दिखा सकते हैं 20 सेंटीमीटर से कम में। अगला है 3 नंबर, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा, तो इसको भी आप लोग मानचित्र में भारत का मानचित्र बना के अब दिखा सकते हैं इस तरह से। देखिए आप लोग को ये मानचित्र बना लेना है। ये पार्ट यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में। और तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे का कॉलेज का भी यहीं से मिलता रहेगा इस तरह का नोट्स। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय।